नमस्कार दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। हर प्रश्न के साथ आपको सही उत्तर, आसान व्याख्या, परीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम एंगल और याद रखने की एक सरल ट्रिक भी मिलेगी। ये प्रश्न यूपीएससी, स्टेट पीसीज, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचिए, फिर हम उसे विस्तार से समझेंगे। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए। भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में इंस महेंद्रगिरी F-38 को कमीशन करने जा रही है। यह किस श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट की छठी युद्धपोत है और इसे किस शिपयार्ड ने बनाया? सही उत्तर है प्रोजेक्ट 17 का नीलगिरी श्रेणी, जिसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई ने बनाया है। याद रखें, यह छठा प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट है। नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और दूनागिरी के बाद महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17 नीलगिरी श्रेणी कार्यक्रम का छठा जहाज है, जो नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और दूनागिरी के बाद आया है। इसे नौसेना के अपने वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई ने बनाया। इसलिए ध्यान रखें कि गार्डन रीच या कोचीन शिपयार्ड जैसे भ्रामक विकल्पों से भ्रमित न हों। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 वायु रक्षा मिसाइल ले जाता है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत उदाहरण है। एक रोचक तथ्य, इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला से लिया गया है और यह इस नाम को धारण करने वाला पहला नौसैनिक जहाज है। जल्दी रिवीजन। महेंद्रगिरी छठा नीलगिरी श्रेणी P-17 फ्रिगेट MDL मुंबई निर्मित ब्रह्मोस प्लस बराक 8 से लैस। अगला प्रश्न देखिए। भारत का P-8I समुद्री गश्ती विमान रीमपैक 2026 में भाग ले रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। रीमपैक की मेजबानी कौन सा देश करता है और 2026 संस्करण में लगभग कितने देश भाग ले रहे हैं? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट, जो इस वर्ष लगभग 30 देशों की मेजबानी कर रही है। याद रखें, रीमपैक हर 2 साल में होता है और भारत 2014 से इसमें जहाज विमान भेज रहा है। रीमपैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास की मेजबानी 1971 से यूएस पैसिफिक फ्लीट करती आ रही है और यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इस वर्ष के संस्करण में लगभग 30 देश और करीब 30,000 कर्मी शामिल हैं, जो जून के अंत से 31 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस बार भारत का योगदान एक P-8I समुद्री गश्ती विमान है, जो अभ्यास के लिए हवाई पहुंच चुका है। एक रोचक स्थैतिक जुड़ाव, समुद्री गश्त और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला P-8I असल में बोइंग 737 से 800 यात्री विमान प्लेटफॉर्म पर बना है। जल्दी रिवीजन। रीमपैक 1971 से यूएस पैसिफिक फ्लीट की मेजबानी 2026 संस्करण 30 देश भारत ने P-8I भेजा। अगला प्रश्न देखिए। कम्युनिकेशंस बायोलॉजी में प्रकाशित 2026 के एक अध्ययन ने हिमालयी पेंगोलिन को एक अलग प्रजाति के रूप में मान्य किया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और इसकी पुष्टि में कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण निर्णायक रहा? सही उत्तर है मानेसौरिता, जिसकी पुष्टि ब्रायन हॉटन हॉडसन द्वारा एकत्र किए गए 1836 के नमूने से निकाले गए डीएनए से हुई, जो अब लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में रखा है। याद रखें, पहले इसे चीनी पेंगोलिन के साथ जोड़ा जाता था,
इसलिए परीक्षा में प्रजाति विभाजन का कोड पूछा जा सकता है। हिमालयी पैंगोलिन को अब औपचारिक रूप से मानिस औरिता के रूप में मान्य किया गया है, जो चीनी पैंगोलिन मानिस पेंटेडैक्टाइला से अलग है, जिसके साथ इसे लंबे समय तक जोड़ा जाता था। निर्णायक प्रमाण 1836 के लेक्टोटाइप नमूने से निकाले गए डीएनए से मिला, जिसे ब्रायन हॉटन हॉडसन ने एकत्र किया था और आधुनिक नमूनों से मिलान किया गया। इसका पुष्टि किया गया क्षेत्र नेपाल, दक्षिण तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत, जिसमें असम शामिल है, को कवर करता है। इस तरह प्रजाति क्षेत्रों को अलग करने से तस्करीरोधी प्रयासों को अधिक सटीक रूप से लक्षित करने में मदद मिलती है। आपके स्थैतिक रिवीजन के लिए भारत में पहले से पैंगोलिन की 2 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं, भारतीय पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन, और दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शेड्यूल I प्रजाति हैं। जल्दी रिवीजन। हिमालयी पैंगोलिन मानिस औरिता 1836 के हॉडसन नमूने के डीएनए से पुष्टि नेपाल तिब्बत पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए। 4 जुलाई 2026 को राजस्थान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और संशोधित उड़ान योजना शुरू की। उड़ान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है हवाई यात्रा को किफायती बनाना और अल्पसेवित क्षेत्रीय हवाई अड्डों को जोड़ना। यही उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना का मूल विचार है। याद रखें, उड़ान मूल रूप से 2016 में शुरू हुई थी। यह 2026 का इसका संशोधित रूप है। उड़ान का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। यह विचार कि आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित नया टर्मिनल 480 करोड़ रुपए का है और सालाना 20 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। उसी यात्रा में उन्होंने बालोतरा में रेलवे, राजमार्ग और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी 1.06 लाख रुपए करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। समयरेखा के लिए उड़ान मूल रूप से 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के हिस्से के रूप में शुरू हुई थी, इसलिए 2026 का यह संस्करण एक संशोधित उड़ान है, यानी 1 दशक बाद का अपडेट। जल्दी रिवीजन। उड़ान 2016, संशोधित उड़ान 2026, नया जोधपुर टर्मिनल 480 करोड़ रुपए आम नागरिक हवाई संपर्क। अगला प्रश्न देखिए। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG-RAM-G अधिनियम 2025 ने किस पुराने ग्रामीण रोजगार कानून का स्थान लिया और इसने कौन सी न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित की? सही उत्तर है मनरेगा 2005, जिसकी जगह अब 300 रुपए प्रतिदिन की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी वाला नया कानून आ गया है। याद रखें, मनरेगा में लगभग 90-10 का केंद्र राज्य वित्तपोषण अनुपात था, एक आम तुलना बिंदु। यह नया अधिनियम औपचारिक रूप से मनरेगा 2005 का स्थान लेता है, जो लगभग 2 दशक पुराना ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून था। केंद्र सरकार ने नए अधिनियम के तहत 300 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित की है। विश्लेषकों का कहना है कि पुनर्गठित केंद्र राज्य वित्तपोषण पैटर्न मनरेगा के लगभग 90-10 विभाजन की तुलना में राज्यों के वित्तीय बोझ को तेजी से बढ़ा सकता है। जल्दी से स्थैतिक याद। मनरेगा, जो 2005 से लागू था, हर ग्रामीण परिवार को साल में मांग आधारित 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता था। जल्दी रिवीजन। मनरेगा 2005, VBG-RAM-G अधिनियम 2025, 1 जुलाई 2026 से बदला 300 दिन न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित। चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। सवाल 1, नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। सवाल 2, संयुक्त राज्य अमेरिका US पैसिफिक फ्लीट
लगभग 30 देश। सवाल 3, मानेसौरिता ब्रायन हॉटन हॉडसन द्वारा एकत्र किया गया 1836 का संग्रहालय नमूना डीएनए। सवाल 4, आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना और अल्पसेवित असेवित क्षेत्रीय हवाई अड्डों को जोड़ना। सवाल 5, मनरेगा 2005 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी। अगला प्रश्न देखिए। मांडू के प्रसिद्ध बाओबाब वृक्ष के फल खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग मिला। भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई किस अधिनियम के तहत दिया जाता है और इसे कौन सी संस्था प्रशासित करती है? सही उत्तर है 1999 का जीआई अधिनियम, जिसे चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा प्रशासित किया जाता है। याद रखें, दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग था। 200405 में परीक्षा का पसंदीदा आधार। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिए जाते हैं, जो सितंबर 2003 से लागू है, ताकि भारत डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स दायित्वों को पूरा कर सके। इसे चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स महानियंत्रक के अधीन कार्य करती है, जो ट्पिट का हिस्सा है। इस महीने राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को भी जीआई टैग मिला। इसे प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में उपहार स्वरूप भी दिया था। याद रखने लायक एक तथ्य, भारत को मिला पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय था, जो 200405 में मिला था। जल्दी रिवीजन। जीआई अधिनियम 1999, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई खुरासानी इमली और नागौरी अश्वगंधा 2026 के नवीनतम टैग। अगला प्रश्न देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार माना है कि भारत में मतदान का अधिकार एक सांविधिक स्टैट्यूटरी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। किस मामले ने सबसे पहले मतदान के अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता सूचित विकल्प के बीच अंतर स्पष्ट किया? सही उत्तर है प्यूकल बनाम भारत संघ 2003, जिसने सांविधिक मतदान अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित सूचित विकल्प की स्वतंत्रता से अलग किया। याद रखें, 2013 का नोटा फैसला वह स्वाभाविक अगला केस है जिसे परीक्षक प्यूकल 2003 के साथ जोड़ते हैं। प्यूकल बनाम भारत संघ 2003 में कोर्ट ने माना कि मतदान स्वयं सांविधिक है, लेकिन सूचित विकल्प चुनना अनुच्छेद 19(1) ए की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है। बाद में 2013 के नोटा फैसले ने इनमें से कोई नहीं को अनुच्छेद 19(1) ए के तहत संरक्षित राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक रूप माना। इससे एक संवैधानिक विरोधाभास बनता है यदि हर उम्मीदवार को अस्वीकार करना संवैधानिक रूप से संरक्षित है, तो किसी एक को चुनने का सकारात्मक कार्य क्यों नहीं? यह अभी मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक चर्चित विषय है। इस पूरी बहस का संवैधानिक आधार मत भूलिए। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। जल्दी रिवीजन। प्यूकल बनाम भारत संघ 2003 सांविधिक मतदान अधिकार बनाम अनुच्छेद 19(1) ए सूचित विकल्प स्वतंत्रता नोटा 2013 से जुड़ा। अगला प्रश्न देखिए। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए आरबीआई की नवीनतम द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर किस स्तर पर बनाए रखी गई है और 1 जुलाई 2026 से कौन सी नई शिकायत निवारण योजना लागू हुई? सही उत्तर है 5.25% की रेपो दर, साथ ही 1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई एकीकृत लोकपाल योजना। याद रखें, एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं और यह 2016 से लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत काम करती है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पुष्टि की कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25% पर बनाए रखी, तटस्थ नीति रुख बरकरार रखते हुए। अलग से आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना 1 जुलाई 2026 से लागू हुई, जिससे ग्राहक विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई। आरबीआई ने 3 से 5 वर्ष अवधि की एफसीएनआर बी जमाओं पर ब्याज दर सीमा भी 30 सितंबर 2026 तक अस्थायी रूप से हटा दी है, ताकि अधिक एनआरआई जमाराशि आकर्षित की जा सके। स्थैतिक याद 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत काम करती है, जो आरबीआई अधिनियम में 2016 के संशोधन के बाद शुरू हुआ था। जल्दी रिवीजन, रेपो दर 5.25%, तटस्थ रुख आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना 1 जुलाई 2026 से लागू। अगला प्रश्न देखिए। एनपीसीआई ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतानों के वास्तविक समय विदेशी मुद्रा निपटान के लिए एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन पेमेंट्स के साथ साझेदारी की। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है और इस साझेदारी का प्राथमिक लाभ क्या है? सही उत्तर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यह साझेदारी सीमा पार यूपीआई भुगतानों के लिए तेज वास्तविक समय मुद्रा रूपांतरण को सक्षम बनाती है। याद रखें, एनपीसीआई रुपाई और इम्स भी चलाता है, इसे आरबीआई से भ्रमित न करें, जो नियामक है, संचालक नहीं। एनपीसीआई का अर्थ है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह यूपीआई, रुपाई, इम्स जैसी सुविधाओं के पीछे की मुख्य संस्था है। एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन पेमेंट्स के साथ साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लेनदेन के लिए वास्तविक समय विदेशी मुद्रा निपटान सक्षम बनाती है। यह भारत की व्यापक यूपीआई अंतर्राष्ट्रीयकरण रणनीति में फिट बैठता है, जैसा कि पहले भारत नेपाल यूपीआई एनपीआई सीमा पार प्रेषण सेवा जैसी साझेदारियों में देखा गया। पैमाने के लिए याद रखें कि यूपीआई ने मई 2026 में एक ही महीने में 29.90 लाख रुपए करोड़ के लेनदेन के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। जल्दी रिवीजन, एनपीसीआई प्लस एचएसबीसी इंडिया प्लस जेपी मॉर्गन पेमेंट्स वास्तविक समय एफएक्स निपटान यूपीआई के वैश्विक सीमा पार विस्तार को बढ़ावा। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया, जिसका बड़ा हिस्सा पीएमएमएसवाई को गया। पीएमएमएसवाई का पूर्ण रूप क्या है और नई पीएमएमकेएसवाई योजना का कुल परिव्यय कितना है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और नई पीएमएमकेएसवाई योजना का परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है। याद रखें, पीएमएमएसवाई आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में शुरू हुई थी। एक क्लासिक तिथि याद रखें। पीएमएमएसवाई यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को इस बजट के कुल 2,761 करोड़ रुपए मत्स्य आवंटन में से 2,500 करोड़ रुपए मिले। नई पीएमएमकेएसवाई यानी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य असंगठित मत्स्य मूल्य श्रृंखला को औपचारिक बनाना है। इसे सहारा देता है राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो 2024 में शुरू हुआ और जिसने 30 लाख से अधिक हितधारकों को डिजिटल पहचान जारी की है। एक उपयोगी आंकड़ा, मत्स्य पालन क्षेत्र अब भारत के कृषि सकल मूल्य वर्धन में 7.43% योगदान देता है और समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2024 से 25 में 62,408 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जल्दी रिवीजन, पीएमएमएसवाई 2020, इस बजट में 2,500 करोड़ रुपए नई पीएमएमकेएसवाई 6,000 करोड़ रुपए मत्स्य मूल्य श्रृंखला को औपचारिक बनाती है। चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। सवाल 6, भौगोलिक संकेतक, माल का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, जीआई रजिस्ट्री
चेन्नई। सवाल 7। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यूकिल बनाम भारत संघ 2003। सवाल 8। 5.25% आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना इंटीग्रेटेड ओम्बड्समन स्कीम। सवाल 9। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीमा पार यूपीआई लेनदेन के लिए तेज वास्तविक समय मुद्रा रूपांतरण। सवाल 10। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमकेएसवाई का परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न देखिए। जुलाई 2026 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम ने 93 करोड़ आभा खातों को पार कर लिया है। आभा का पूर्ण रूप क्या है और हाल ही में लॉन्च किया गया कौन सा ऐप इसके एकीकृत नागरिक केंद्रित प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और आरोग्य सेतु 2.0 एकीकृत नागरिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। याद रखें, एबीडीएम स्वयं सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। आभा उसी बड़े मिशन का एक हिस्सा है। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक 14 अंकीय अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान करता है, जो अब 93 करोड़ खातों को पार कर चुका है। आरोग्य सेतु 2.0, जो 29 जून 2026 को लॉन्च हुआ, एकीकृत प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और गूगल के जेमा एआई मॉडल को HL7 मानक के साथ एकीकृत करता है। 2 गवर्नेंस पहल सही और बोध 17 फरवरी 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में लॉन्च की गई, जिसमें बोध को आईआईटी कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर बनाया। स्थैतिक आधार एबीडीएम स्वयं सितंबर 2021 में शुरू हुआ था और आभा स्वास्थ्य सेवा के लिए आधार की तरह काम करता है, एक पोर्टेबल सहमति आधारित डिजिटल स्वास्थ्य पहचान। जल्दी रिवीजन एबीडीएम 2021 आभा 93 करोड़ प्लस खाते आरोग्य सेतु 2.0 29 जून 2026 एकीकृत नागरिक ऐप है। अगला प्रश्न देखिए। कारीगरों के लिए इंडिया हैंडमेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने जुलाई 2026 तक 64 लाख से अधिक कारीगरों को शामिल किया है। यह किस अनूठे कमीशन मॉडल का पालन करता है और प्लेटफॉर्म पर संदर्भित ओडॉप का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है शून्य कमीशन मॉडल और ओडॉप का अर्थ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। याद रखें, ओडॉप खुद 2018 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, बाद में राष्ट्रीय बना। राज्य से राष्ट्रीय कोण याद रखें। इंडिया हैंडमेड शून्य कमीशन मॉडल पर चलता है, यानी बिक्री की पूरी आय सीधे कारीगर के पास जाती है। यह सब्सिडी नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक समाधान है। ओडॉप यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को प्लेटफॉर्म पर समर्पित ब्रांडिंग और बाजार दृश्यता देता है। जुलाई 2026 तक 64 लाख से अधिक कारीगर शामिल हो चुके हैं और सहायता प्राप्त लिस्टिंग व बहुभाषी सहायता ग्रामीण विक्रेताओं के लिए डिजिटल साक्षरता बाधा को कम कर रही है। प्रभाव जांच मूल आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य 60 लाख से अधिक कारीगरों का था और इंडिया हैंडमेड ने पहले ही 64 लाख से अधिक कारीगरों को शामिल कर इसे पार कर लिया है। जल्दी रिवीजन इंडिया हैंडमेड शून्य कमीशन ओडॉप ब्रांडिंग 64 लाख प्लस कारीगर शामिल, लक्ष्य पहले ही पार। अगला प्रश्न देखिए। भारत ने जुलाई के 6 से 7 2026 को ब्रिक्स नशारोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। यह किस शहर में आयोजित हुई और वर्तमान में विस्तारित ब्रिक्स समूह में कितने सदस्य देश शामिल हैं? सही उत्तर है गुवाहाटी, असम और विस्तारित ब्रिक्स समूह अब 11 सदस्य देशों से मिलकर बना है। याद रखें, ब्रिक्स अपने मूल 5 सदस्यों से कहीं आगे बढ़ चुका है। प्रीलिम्स के लिए नए सदस्यों को ट्रैक करें। यह बैठक जुलाई के 6 से 7 2026 को गुवाहाटी, असम में आयोजित हुई। इसमें
वैश्विक नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने पर चर्चा के लिए विस्तारित 11 सदस्यीय ब्रिक्स समूह के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उसी सप्ताह भारत ने जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंकटैड के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता भी की, जो जुलाई के 6 से 8, 2026 को हुआ। जल्दी स्थैतिक याद, ब्रिक्स मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए था। इससे पहले विस्तार में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे सदस्य जुड़े। जल्दी रिवीजन, ब्रिक्स नशारोधी एजेंसी बैठक गुवाहाटी, जुलाई के 6 से 7, 2026 विस्तारित 11 सदस्यीय ब्रिक्स समूह। अगला प्रश्न देखिए। गिर से एशियाई शेरों को दूसरे आवास में स्थानांतरित करने पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 अप्रैल 2013 को सुनाया गया था। कोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरण का आदेश दिया और इस निर्णय का आधार क्या सिद्धांत था? सही उत्तर है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। इस सिद्धांत के आधार पर कि संरक्षण निर्णय पारिस्थितिक विज्ञान पर आधारित होने चाहिए, क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं। याद रखें, यह 2013 का फैसला अब तक लागू नहीं हुआ है। फैसला बनाम क्रियान्वयन अंतर का पसंदीदा विषय। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गिर शेरों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, ताकि एक दूसरी आबादी स्थापित की जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संरक्षण निर्णय पारिस्थितिक विज्ञान पर आधारित होने चाहिए, क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं, और एक ही आबादी वाली प्रजाति एक महामारी दूर विलुप्ति से है। कुनों के आवास को तैयार किए जाने के बावजूद 1 दशक बाद भी एक भी शेर स्थानांतरित नहीं हुआ है और गुजरात स्थानांतरण का प्रतिरोध कर रहा है। यह न्यायिक आदेशों और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बीच के अंतर का एक क्लासिक उदाहरण है। स्थैतिक याद, गिर वन, गुजरात। एशियाई शेर का दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, इसीलिए प्रजाति के अस्तित्व के लिए दूसरी आबादी होना इतना महत्वपूर्ण है। जल्दी रिवीजन, गिर शेर एससी आदेश 15 अप्रैल 2013 कुनो एमपी में स्थानांतरण 1 दशक बाद भी लागू नहीं। अगला प्रश्न देखिए। मोएसपीआई जुलाई 2026 में सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन आईएसपी शुरू करने जा रहा है। इस नए सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक वृद्धि गति को मापना, ठीक उसी तरह जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक काम करता है। याद रखें, आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईएसपी का विनिर्माण पक्षीय जुड़वां है। परीक्षक इस जोड़ी को पसंद करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस महीने आईएसपी लॉन्च कर रहा है। यह सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक गति को ट्रैक करेगा, ठीक वैसी ही भूमिका निभाते हुए जो विनिर्माण के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निभाता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवाएं भारत के 50% से अधिक सकल मूल्य वर्धन में योगदान देती हैं। फिर भी अब तक इसके लिए कोई समर्पित मासिक गति ट्रैकर नहीं था। यह एक वास्तविक डेटा अंतर है जिसे भरा जा रहा है। सेवाएं भारत के जीवीए में आधे से अधिक का योगदान देती हैं, लेकिन विनिर्माण के आईआईपी के विपरीत आईएसपी से पहले इसके लिए कोई समर्पित मासिक गति संकेतक नहीं था। जल्दी रिवीजन, सेवा उत्पादन सूचकांक मोएसपीआई द्वारा जुलाई 2026 में लॉन्च विनिर्माण के आईआईपी का सेवाओं वाला जवाब। अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती 6 जुलाई 2026 पर श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 1951 में किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी? सही उत्तर है भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। याद रखें, नेहरू लियाकत समझौते
1950 पर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफे के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज की बीजेपी का पूर्ववर्ती था। अपने करियर की शुरुआत में वे 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने 1941 से 42 के दौरान ए.के. फजलुल हक की प्रोग्रेसिव कोएलिशन मिनिस्ट्री में बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस सप्ताह के लिए ध्यान देने योग्य एक और बात, बाबू जगजीवन राम की 40वीं पुण्यतिथि भी लगभग इसी समय नई दिल्ली में एक श्रद्धांजलि समारोह के साथ मनाई गई। जल्दी रिवीजन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति 1934। चलिए पूरे सत्र का रिकैप करते हैं। सवाल 1, नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17 मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। सवाल 2, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस पैसिफिक फ्लीट, लगभग 30 देश। सवाल 3, मानेसौरिता ब्रायन हॉटन हॉडसन द्वारा एकत्र किया गया 1836 का संग्रहालय नमूना डीएनए। सवाल 4, आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना और अल्पसेवित असेवित क्षेत्रीय हवाई अड्डों को जोड़ना। सवाल 5, मनरेगा 2005 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी। सवाल 6, भौगोलिक संकेतक माल का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई। सवाल 7, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यूकिल बनाम भारत संघ 2003। सवाल 8, 5.25% आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना इंटीग्रेटेड ओम्बड्समन स्कीम। सवाल 9, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीमा पार यूपीआई लेनदेन के लिए तेज वास्तविक समय मुद्रा रूपांतरण। सवाल 10, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमकेएसवाई का परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है। सवाल 11, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आरोग्य सेतु 2.0। सवाल 12, शून्य मिशन मॉडल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सवाल 13, गुवाहाटी असम 11 सदस्य देश। सवाल 14, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश संरक्षण निर्णय पारिस्थितिक विज्ञान पर आधारित होने चाहिए, क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं। सवाल 15, भारत के सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक वृद्धि गति को मापना ठीक उसी तरह जैसे विनिर्माण के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी काम करता है। सवाल 16, भारतीय जनसंघ